हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनन्या एकेडमी के इस मंच से मैं अरुण पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही एलटी की वैकेंसी आ सकती है और इस वैकेंसी का सिलेबस होगा। इसको जानने की बड़ी छात्रों में उत्सुकता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें कैसे हम सामंजस्य बैठाएं, इसकी भी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम पहले एलटी हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं और उसके बाद हम उसमें टीजीटी हिस्ट्री को कैसे समायोजित करेंगे, इन चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। लगभग अगर देखा जाए तो इन दोनों के सिलेबस में काफी साम्यता है, ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। तो आइए हम आज आप सभी को उस सिलेबस की जानकारी देते हैं जो एलटी ग्रेड परीक्षा में मैंने जो सिलेबस निर्धारित है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। ठीक है, एलटी हिस्ट्री सिलेबस। तो जब मैं एलटी हिस्ट्री सिलेबस की बात करता हूं तो पहले आपका जो इसमें खास फीचर्स है उसको समझिए, बाकी तो अंडरस्टूड होता है कि इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो इसमें चैप्टर में दिया है, पूर्व पाषाण काल, प्री हिस्टो माने जैसे प्री हिस्टोरिक एरियड है ना, प्री हिस्टोरिक जो काल है माने प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, जिसमें आपका पूरा का पूरा पाषाण काल आ जाएगा। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल इसमें आ जाता है। पाषाण और ताम्र पाषाण काल इसमें आ जाता है। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल आता है। तो जब आद्य ऐतिहासिक काल की मैं बात करता हूं तो आद्य ऐतिहासिक काल में जब हम आते हैं इसमें दो कल्चर होती है, सैंधो सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। सैंधो सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति इसमें आती है। ठीक है, तो आज प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सैंधो सभ्यता के सारे फीचर्स और वैदिक संस्कृति, इसके बारे में आपको जानकारी करनी होगी। फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूं द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण। इस द्वितीय नगरीकरण में जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज इसमें 16 महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये हो गए आपके सिलेबस की चर्चा, धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों, इन सब की तैयारी के लिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम टॉपिक का अध्ययन गहराई से करें, उसके बाद इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करें और नए प्रश्नों की कौन सी संभावना है इस पर विचार करें। तो ये सारा कार्य हम लोगों का होता है, गहराई से अध्ययन कराना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की व्याख्या करना और फिर नए कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा करना। अब देखिए, इसके बाद मौर्यन पीरियड की बात आती है ना। अब इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य, जो एलटी के सिलेबस में है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की बात करें, क्योंकि जो मेरे पास सिलेबस है वो इंग्लिश में लिखा है, उसे मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको बता रहा हूं।
तो आ गया इसके बाद ये मौर्यन। तो मौर्यों के बारे में पूरी के पूरी इसमें जानकारी दी गई। ठीक है, पूरा का पूरा टोटल। मौर्यों के बाद मौर्योत्तर। तो इस मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जब आप आते हैं तो इसमें देशी और विदेशी, देशी एवं विदेशी दोनों शक्तियों की बात करेंगे। विदेशी शक्तियां, अब यहां देशी और विदेशी शक्तियों से तात्पर्य यह है कि देशी में आपके शुंग, सातवाहन, है ना, कण्व, ये सब आदि आते हैं। वाकाटक इसमें आ जाएंगे। और जो विदेशी में बात करेंगे हिंद यवन, इन सबको पढ़ना होगा आपको। हिंद यवन, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। तो इन सबको आपको इसमें अध्ययन करना होगा क्योंकि इनसे सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो इस गुप्तोत्तर काल में आपको हर्षवर्धन भी पढ़ना है। हर्षवर्धन, फिर यही पढ़ना है आपको कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष। त्रिकोणात्मक संघर्ष ये आपको पढ़ना है। तो ये आपने देखा कि लगभग आप प्रारंभिक जानकारी आपने ले लिया। कहां तक? गुप्तोत्तर काल तक और कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष तक आपको देख लेना है। इसके बाद बात शुरू हो जाती है पूर्व मध्यकाल की। तो जब हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो इस पूर्व मध्यकाल में आपको दोनों इतिहास पढ़ना है ना। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति और इसी के दौरान आपको पढ़ना है दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो अब जब आप इस पर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आपके राजपूत राजवंश आ जाएंगे। जितने भी हैं सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। राजपूतों की जितनी भी हिस्ट्री, चाहे वो आपके जो गुर्जर प्रतिहार हो या चौहान हो अथवा चालुक्य हो या गढ़वाल हो, आज सभी चंदेल सबके सब आपको इसमें पढ़ना होगा। जो दक्षिण में जब आते हैं तो दक्षिण में आपके पल्लव से लेकर के चोलों तक, पांड्यों तक सारे के सारे इसमें जानकारी आपको करनी होगी। तभी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और आपको अच्छी तरीके पता है कि ये जो इतिहास है यहाँ का लगभग 1200 साल का इतिहास यहां से बनता है। 700 से लगभग 1200 बीसी का बहुत ही जटिल इतिहास है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं, परेशान होते हैं, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन आपको बता दूं, इस पर आपको विशेष फोकस करना है क्योंकि इनसे बनने वाले प्रश्न अच्छे अच्छे बच्चों ही कर पाते हैं। नॉर्मल बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो यह आपके पूर्व मध्यकाल रहा। अब इसके पश्चात आपका शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत। तो जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, है ना, जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आपको पढ़नी होंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सल्तनत काल पढ़ना है आपको, है ना। भक्ति एवं सूफी मूवमेंट, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, यह आप ध्यान दीजिए। ऐसे ही आपको ध्यान देना है इसमें क्षेत्रीय शक्तियां। क्षेत्रीय शक्तियों की जब मैं बात करूंगा, इसमें सबसे मोस्टली है विजयनगर एवं बहमनी, है ना। इसमें सबसे ज्यादा आपको विजयनगर और बहमनी की बात करनी है।
हालांकि क्षेत्रीय शक्तियों में यहाँ आपको कई राजवंशों की चर्चा होगी, है ना। मेवाड़ से लेकर के आपको मालवा और गुजरात, जौनपुर, बंगाल, ये सारी की सारी जितनी भी रियासतें, इसी में कश्मीर के राजवंश भी आ जाएंगे, तो इनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रमुख लेकिन हाईलाइट विजयनगर और बहमनी रहता। इसके बाद इस युग में आ जाएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, तो अब मुगलों की पूरी की पूरी एनालिसिस आपको पढ़नी होगी, है ना। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ, है ना, सब इटीसी जितने भी चीजें आती हैं। और ऐसे ही सल्तनत काल में भी आपको पढ़ना होगा, है ना। सल्तनत काल में भी आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर चीजें इसमें आपको देखना पड़ेगा, है ना। तभी जाके आप डिटेल में समझ पाएंगे, और ऐसे आता भी है एग्जाम में, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद आता है ना, उत्तरवर्ती मुगल और मुगलों का पतन, है ना। उत्तरवर्ती मुगल एवं मुगलों का पतन, ये है। और ध्यान दीजिएगा, ये एलटी के साथ साथ लगभग यही 99.9% सिलेबस जो है टीजीटी का भी है। एलटी और टीजीटी के इतिहास के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो कोई भी बच्चा जो एलटी की तैयारी कर रहा है वो टीजीटी की भी तैयारी आसानी से कर सकता है, या टीजीटी की तैयारी करने वाला एलटी की भी तैयारी बेहतर कर सकता है। बस प्रश्नों के उतार चढ़ाव में है, वह कार्य टीचर का है। जैसे कम ज्यादा कैसे प्रश्न एलटी में बनते हैं, कैसे टीजीटी में बनते हैं, तो ये एक्सपीरियंस से आता है, और ये आपको अभ्यास लगातार कराया जाएगा, जिससे आप सही कर लेंगे। अब इसके बाद इसी जगह आपको पढ़ना है मराठा उत्थान एवं पतन। मराठा उत्थान एवं पतन, मराठों का उत्थान होना और पतन होना, ये पूरी की पूरी कहानी आपको मध्यकालीन भारत में पढ़नी है। इसके बाद शुरू होता है आधुनिक भारत, है ना। अब आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो जब मैं आधुनिक भारत एवं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जब इसकी बात आती है तो ध्यान से समझिएगा, दो बातें विशेष है। कहां शुरुआत मानी जाती है इसे? एक 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय भारतीय शक्तियां, क्षेत्रीय भारतीय शक्तियां, और यहीं पर यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश सत्ता का उदय, ब्रिटिश सत्ता का उदय एवं विकास, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अब अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लेने के पश्चात उनकी प्रशासनिक नीतियां क्या है, कैसे हैं, है ना। ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव, तो हर प्रकार का प्रभाव इसमें दिखेगा। राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, हर प्रकार का समाज इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो विशेषकर जब हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं, स्पेशली आर्थिक प्रभाव, तो ये बड़ा विनाशकारी होता है, और राजनीतिक प्रभाव भी धीरे धीरे विनाशकारी होता है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस सिलेबस के अंतर्गत करेंगे। उसके पश्चात इस सिलेबस में मैंने क्या देखा कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया पूरा
ट्रेड इंडस्ट्री मॉडर्न इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, माने इनकी शासन की पॉलिसियों की पूरा चर्चा करेंगे। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, है ना, सामाजिक रीति रिवाजों पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ने के साथ साथ हम इनके विरुद्ध आंदोलन कर देंगे। देखिए ध्यान से, है ना, इनकी नीतियों के विरुद्ध 1857 की क्रांति हो जाती है, की क्रांति। फिर इसके अलावा 19वीं शताब्दी की सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक। और इसके बाद भारत का स्वाधीनता संघर्ष, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, फिर भारत की आजादी एवं संविधान निर्माण, है ना। तो कुल मिलाकर 1950 तक की बात आपको करना है। आजादी के पश्चात की जो परिस्थितियां थी उस पर चर्चा करना है, और किस तरीके से संविधान निर्माण किया गया, उसमें क्या क्या प्रभाव रहा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखना होगा। भारत का स्वाधीनता संघर्ष जो मैंने हेडिंग डाली, इसके कई चरण हैं, विशेषकर 3 चरण है। उदारवादी चरण, है ना, फिर और उग्रपंथी चरण, फिर गांधीवादी चरण। इसके अंतर्गत जितने भी मूवमेंट हुए सबकी चर्चा होगी, स्वदेशी आंदोलन से लेकर, है ना, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन से बढ़ते हुए हम माने साइमन गो बैक, सविनय आंदोलन, ऑल ऑफ माने जितने भी मूवमेंट है मैं सबकी बात करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के सारे के सारे जितने आंदोलन हैं, और अंत में सारी योजनाओं की चर्चा होनी है। अंत में कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के साथ साथ माउंटबेटन योजना, इन सब के द्वारा ही आपका पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट होगा। तब जाकर के आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर आजादी के बाद का भारत 1950 तक की, 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू होता है, तब तक की परिस्थितियों के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। और यही टीजीटी का भी सिलेबस है। टीजीटी और एलटी, ये दोनों के दोनों हिस्ट्री के सिलेबस लगभग मैच करते हैं। अब इसे हम घुमाकर अलग अलग भी लोड करेंगे, जिससे आप स्वयं अंतर आप इसका देख लेंगे। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, इस पूरे के पूरे सिलेबस पर गहराई से अध्ययन करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।